फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी में कुछ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स से संबंधित बातें। यहाँ पे आज कुछ स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जीएसटी में, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना करवा रखा है, उन्हें कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, रखने होते हैं। ठीक है, तो उस पे वन बाय वन करके बात यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो गाइज, मेरा नाम राजेश वर्मा है और आइए टॉपिक पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम बहुत ब्रीफ शॉर्ट में पर सारे टॉपिक को कवर करते हुए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में करके अगर देखेंगे तो बहुत जल्दी इसको आप अप्रोच कर पाएंगे। तो आइए जरा वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पहली चीज तो ये है कि जीएसटी का जो पेमेंट का बर्डन है वो टैक्स पेयर के ऊपर है, टैक्स पेयर के ऊपर यहाँ पे होता है। और जीएसटी डिपार्टमेंट ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि सारे टैक्स पेयर जो है अपना टैक्स जो है सेल्फ असेसमेंट करके ही जमा करें, यानी कि वो खुद से अपना टैक्स कैलकुलेट करें और ईमानदारी से गवर्नमेंट को जमा करें, जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करें। ठीक है, तो यहाँ पे असेसमेंट इन जीएसटी मेनली फोकस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट की बात की जाती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ये आती है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स सारे टैक्स पेयर जमा कर रहे हैं, खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स और जमा कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि टैक्स पेयर जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट अब क्या करती है, यहाँ पे कुछ चीजों को फॉलो करती है। वो स्क्रूटनी के माध्यम से जो आप अपने रिटर्न जीएसटी में फाइल कर रहे हैं उसकी स्क्रूटनी ये करते हैं, और ऑडिट कंडक्ट करते हैं या आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट तीन तरीके से आपके सही और गलत का फैसला करती है। पहला, वो स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न, जो आप टैक्स पीरियड में अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके बेस पर। सेकेंड वन, आप पे ऑडिट कंडक्ट किया जा सकता है। थर्ड वन थी इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर की जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ केस के ऊपर कि आपने कितनी भयंकर तरीके से गोलमाल कुछ अगर कर रखा है, तो उस तरीके से यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट अपना एक्शन लेती है। और ये जो भी चीजें की जाती है ये कॉम्प्लायंस वेरिफिकेशन के लिए की जाती है कि जो भी आप कॉम्प्लायंस कर रहे हैं उसका वेरीफाई डिपार्टमेंट करता है। तो अब ये जो वेरिफिकेशन किया जाता है ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री चेक्स के माध्यम से किए जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ भी नहीं होता कि जब भी डिपार्टमेंट आपके साथ बैठेगा कि भैया लाओ दिखाओ परचेज और सेल का रिकॉर्ड, तो आपके ओरल कम्युनिकेशन या फिजिकल कंट्रोल के बेसिस पर वहां पे इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट या स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। वहां पे डॉक्यूमेंट्री चेक्स के बेसिस पर ही काम किए जाएंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात जहां पे आती है तो इसी डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स को आपको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। जहां पे डिपार्टमेंट ये तीन बातों को जब वो कंडक्ट करती है, यानी कि स्क्रूटनी, ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है। ओके, आगे यहाँ पे बात करें तो सेक्शन 35 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 और रूल 56, 57, 58 ये प्रोवाइड करते हैं कि भैया अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कौन कौन से मेंटेन करने हैं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरह से सेक्शन 35 जो है डेडिकेटेड है यहाँ पे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के लिए, और वहीं पे रूल 56, 57 और 58 भी सेम फंक्शन के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, ओके, अब अगली बात ये है कि जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड है कि बोला गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने हैं आपको, वो सारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आप मेंटेन करेंगे। ठीक है, जब तक कि अदरवाइज आपको ना स्पेशली बोल दिया जाए तब तक आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे कहाँ पे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भैया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मेंटेन करने होते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन मेन टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे।
तो सेकंड पॉइंट पे है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स कौन कौन से मेंटेन करने हैं। तो जैसा कि हमने बताया था सेक्शन 35 ऑफ CGST एक्ट 2017 प्रोवाइड करता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से यहाँ पे समझिए कि जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो एक तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आप दिखा सकते हैं और दूसरा आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी वहां पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो वहां पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का रजिस्टर होगा, रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, ठीक है, उस प्लेस पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी, वहां पे ही रखनी पड़ेंगी, एडिशनल प्लेस पे रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं जो आपको मेंटेन करने की आवश्यकता है। पहला है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में हैं तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ, यानी कि जो परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड। अगला है स्टॉक ऑफ गुड्स, जो आपके पास चाहे ओपनिंग स्टॉक पड़ा हो या क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हो, सारा स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, क्वांटिटी वाइज, वैल्यू वाइज, टोटल वैल्यू वाइज, ठीक है। अगला है यहाँ पे बताया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना आपने अवेल किया हुआ है रिटर्न्स में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। और अगला जो बुक्स ऑफ अकाउंट रखना है आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो गाइज यहाँ पे जो है ए से लेके एफ तक की जो बात की गई है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, परचेज और सेल जो भी आप कर रहे हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप अवेल कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, जितना टैक्स पेमेंट करना था या जितना टैक्स और आपने पे किया वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और अदर बुक्स ऑफ अकाउंट भी आपको मेंटेन करने पड़ सकते हैं जैसा कि प्रेस्क्राइब किया जाए, ठीक है। ओके, तो आइए जरा आगे देखते हैं हम लोग, आगे कुछ बातें और की गई हैं। अच्छा, इसके अलावा बताया गया है इन एडिशन द रूल्स आल्सो प्रोवाइड्स दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ, इसके अलावा भी कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन आपको करने पड़ेंगे। पहला यहाँ पे बताया गया है गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, अगर आप गुड्स या सर्विस को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए। सप्लायर अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, अगर आप कोई भी टैक्स रिवर्स चार्ज में पेमेंट कर रहे हैं तो उसके संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट हैं आप उसे मेंटेन करके रखेंगे, जिसमें कि आ जाएगा इनवाइस हुआ, बिल ऑफ सप्लाई हुआ या डिलीवरी चालान हुआ या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर एंड ई-बे बिल एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारा आपको प्रॉपर तरीके से और सीरियली नंबर तरीके से इसको मेंटेन करके रखना होगा। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अकाउंट्स ऑफ स्टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाइड बाय हिम, जितना गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, रिसीव का मतलब जो परचेज कर रहे हैं और सप्लाइड जो सप्लाई जो कर रहे हैं यानी कि जो सेल कर रहे हैं, इन दोनों का स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा कि कितना स्टॉक आया कितना स्टॉक गया। And such account shall contain particular of the opening balance, receipt, supply, goods lost, stolen, destroyed, written off, disposed of, or by way of gift or free sample, and balance of stock including raw material and finished goods, scrap and wastage thereof. तो guys यहाँ पे उन सारे एक्टिविटीज जो भी आपने किए हैं, परचेज किए, सेल किए, सैंपल में आपने दिया, गिफ्ट दिया, फ्री सैंपल हुआ, चोरी हो गया, ठीक है, जल गया, भुन गया, जो भी हुआ वो सारा आप डिटेल बना के अपने पास रखेंगे। तो जब ये सारा रखेंगे तो जब डिपार्टमेंट कॉम्प्लायंस वेरिफिकेशन करेगा थ्रू स्क्रूटनी या ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, तो ऐसे केस में आप इमीडिएटली डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई कर देंगे और बहुत सारी पेनल्टी से भी आप बच सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं हम अगला बुक्स ऑफ अकाउंट अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या रखनी है। सेपरेट अकाउंट आपको मेंटेन करना ऑफ एडवांस रिसीव, जो भी आप कस्टमर से एडवांस में रिसीव कर रहे हैं या एडवांस से पे कर रहे हैं,
एंड एडजस्टमेंट मेड देयर टू, जो भी कर रहे हैं आपको उसका अलग से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एन अकाउंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ टैक्स पेबल, कितना टैक्स पेबल है, कितना यानी कि आपके ऊपर टैक्स का बर्डन कितना है, टैक्स कलेक्टेड एंड पेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड टुगेदर विथ रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवाइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान इशूड और रिसीव ड्यूरिंग एनी टैक्स पीरियड। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि कितना टैक्स पेमेंट करना था आपको, कितना आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अवेल किया, कितना यूटिलाइज किया, ठीक है। और किसी इनवाइस के संबंध में कोई डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, डिलीवरी चालान हो, ईबे बिल हो, वो सारा का सारा आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट कह रहे हैं नेम्स एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सप्लायर फ्रॉम whom गुड्स और सर्विसेज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट हैव बीन रिसीव्ड, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट नेम और एड्रेस की बात कर रहे हैं, जहां से आप गुड्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, सप्लायर का नाम वगैरह। नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम सप्लाईज हैव बीन मेड, यानी कि जिससे खरीद रहे हैं उसका पूरा नाम और एड्रेस, और जिसको बेच रहे हैं उसका पूरा नाम एंड एड्रेस मेंटेन करना पड़ेगा। हालांकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट के पार्ट नहीं है, बट ये जो है ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट तो है, जैसे यहाँ पे बात किया गया था कि भैया कि जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल हो गई, स्टॉक ऑफ गुड्स की बात हो गई, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखने होते हैं, बुक्स ये मेंटेन करके रखनी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करके रखने होते हैं, जो अभी हम लोगों ने ये सारा डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, आइए जरा आगे देखते हैं। तो गाइज ये कंटेंट जो है स्पेशली डेडिकेटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम को है। ये डॉक्यूमेंट हमने जो है सीबीआईसी से निकाला हुआ है, और हमने सोचा कि इस पे एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाई जाए ताकि लोग अवेयर हो जाएं कि उनको भैया कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। बहुत सारे टैक्स पेयर रजिस्टर्ड पर्सन ऐसे हैं जो परचेज आई, सेल हुआ, लेकिन उसका कोई भी रिकॉर्ड वो मेंटेन नहीं करते। बट ऐसे लोगों के साथ भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है कि ड्यूरिंग स्क्रूटनी, इन्वेस्टिगेशन, या कहने का मतलब किसी भी तरीके की अगर वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करता है आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट नीड टू बी मेंटेन बाय ईच रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। आइए जरा आगे देखते हैं और कौन कौन से मेंटेन करने हैं। पहला यहाँ पे और बोल रहे हैं कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड, यानी कि गोदाम वगैरह जहाँ पे आपने गोडाउन वगैरह बना रखा है उसका पूरा डिटेल होना चाहिए आपके पास। मंथली प्रोडक्शन अकाउंट होना चाहिए, जहाँ पे सारी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की या जो भी सर्विस वगैरह आपने प्रोक्योर की, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वांटिटीज, डिटेल ऑफ द गुड्स सो मैन्युफैक्चर्ड इंक्लूडिंग द वेस्ट एंड प्रोडक्ट्स देयर ऑफ, कहने का मतलब यहाँ पे सारी एक्टिविटीज, गतिविधियों का आपको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं कि भैया मेंटेन करो आप अकाउंट शोइंग द क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ गुड्स यूज्ड इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज्ड एंड द सर्विस सप्लाइड। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो सारे अकाउंट्स को आप मेंटेन करिए जो क्वांटिटी वाइज आपके प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को वो डिस्प्ले करते हो, ठीक है। सो दैट कि डिपार्टमेंट किसी भी समय इन्वेस्टिगेशन करे तो उन्हें कोई भी चेक करने में प्रॉब्लम ना आए। आगे कह रहे हैं कि सेपरेट अकाउंट फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स शोइंग। अब यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाती है तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर पहले तो समझो कौन होते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन होते हैं जो किसी दूसरे के माल पर, दूसरे के गुड्स पर स्पेशल ट्रीटमेंट देके उसे वापस कर देते हैं, यानी कि कुछ फंक्शन उस पे करते हैं उसके बाद वो वापस कर देते हैं। लाइक मान लीजिए कि जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने शर्ट जो है बनाया, उसने मुझे जो है क्या कहते हैं पैकिंग के लिए दे दिया, या स्टिचिंग के लिए दे दिया, या काज बटन करने के लिए दे दिया फाइलिंग। तो ये स्पेशली जो हमें असाइन किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी, ठीक है। अब वर्क कॉन्ट्रैक्टर को वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं आपको।
पहला यहाँ पे करना है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि प्रिंसिपल की बात की जा रही है जिसने आपको माल दिया है, भैया मेरे माल पे आप काम करो, उसका पूरा डिटेल। अगला डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी देनी है जो माल आप ले रहे हो उनसे, और ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो माल आप प्रिंसिपल से ले रहे हो जिसपे काम करना है आपको, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगला डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगला वो बोल रहे हैं कि द डिटेल फॉर पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कि जो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपने अटेंड किए हुए हैं, लिए हुए हैं, उसके संबंध में जो भी रिसीव्ड आपने किए हैं, पेमेंट जो भी लिए हैं, उसका पूरा डिटेल आप मेंटेन करें। आगे कह रहे हैं कि द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर फ्रॉम whom ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। तो गाइज कभी कभी क्या होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो है वर्क कॉन्ट्रैक्टर को भी कहीं से कुछ माल प्रोक्योर करने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, आपको पैकिंग करने के लिए अगर आपकी प्रिंसिपल ने अगर पैकिंग करने के लिए सपोज दे दिया, ठीक है, तो पैकिंग का मटेरियल अगर आपके पास नहीं है तो पैकिंग का मटेरियल आप कहीं से खरीद के लाएंगे, तो जहां से आप वो माल खरीद के ला रहे हैं उनका भी डिटेल आपको मेंटेन करना है कि यहां से हम माल खरीद के लाए हैं और अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट में हमने यूज किया हुआ है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं एजेंट को। एजेंट का मतलब ये है कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर अपना एजेंट अपॉइंट कर रखा है कहीं पे किसी अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, तो उस एजेंट को कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। तो यहाँ पे पहला जो बोला गया है पर्टिकुलर ऑफ ऑथराइजेशन, पहली चीज तो उसे ऑथराइजेशन जो प्रिंसिपल से मिला हुआ है कि पर्टिकुलर पर्सन शैल एक्ट एज एन एजेंट, ठीक है, कि जो ऑथराइज किया गया उसको एज एजेंट काम करने के लिए, तो उसका ऑथराइजेशन का पर्टिकुलर उसके पास होना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ बोला गया पर्टिकुलर इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, वो जितने भी प्रिंसिपल से गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहा है एजेंट, वो सारे सारे गुड्स का जो है डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी के साथ वो अपने पास मेंटेन करके रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। अगला कह रहे हैं पर्टिकुलर इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। तो जो एजेंट है वो जो भी माल प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो सप्लाई का पूरा डिटेल वैल्यू और क्वांटिटी वाइज उसे मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। अगली बात है यहाँ पे डिटेल ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल एंड टैक्स पेड ऑन रिकॉर्ड्स और ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। तो जैसा कि ये बात पहले ही बताया जा चुका है कि जो प्रिंसिपल से वो माल खरीद रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन पूरा होना चाहिए, क्वांटिटी हो गई, वैल्यू हो गई, या जो सप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसकी क्वांटिटी और वैल्यू पूरा मेंटेन करके रखेंगे, या प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप कोई टैक्स वगैरह पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी आप जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई करेक्शन कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स में कोई करेक्शन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं बता दूं आपको पहले ही, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं अनलेस अदरवाइज नेसेसरी हो, कि जहाँ पे क्लरिकल मिस्टेक वगैरह हो। तो यहाँ पे बताया गया है एनी एंट्री इन रजिस्टर और अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल नॉट बी इरेज्ड, उसको इरेज नहीं किया जाएगा, इफेक्टेड और ओवर रिटन, ठीक है, इफेस्ड और ओवर रिटन एंड ऑल इनकरेक्ट एंट्रीज अदरवाइज देन दोज ऑफ क्लरिकल नेचर, यानी कि जब तक वो ऐसा ना फील हो कि क्लरिकल नेचर की वजह से, क्लरिकल एक्टिविटी की वजह से इसमें एरर हुई है, तब तक उसमें कोई भी जो है आप करेक्शन नहीं करेंगे, और जो भी करेक्शन आप करेंगे वो प्रॉपर अटेस्टेशन यानी कि प्रॉपर अथॉरिटी की देख रेख में ही उसका कुल मिला जुला के करेक्शन किया जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि आपने 100 क्वांटिटी लिखा था, अब उसको आप रबड़ से या पेंसिल से उसको कट पिट करके उसमें 80 क्वांटिटी डाल रहे हैं या 120 क्वांटिटी डाल रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड्स को मेंटेन
करना पड़ेगा आपको। अब सवाल ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये पीरियड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ अकाउंट्स कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसको कब तक अपने पास रखना आवश्यक होगा। तो ऑल अकाउंट्स मेंटेन टुगेदर विथ ऑल इनवॉइस, बहुत ध्यान समझना, सारे जो भी अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं और उसके साथ जो है सारी इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान रिलेटिंग टू स्टॉक्स, डिलीवरीज, इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई शैल बी प्रिजर्व, ये सारे रिकॉर्ड आपको प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे फॉर 72 मंथ, बहुत ध्यान समझना, फॉर 72 मंथ, 72 महीने तक आपको रखने पड़ेंगे। 72 मंथ का मतलब क्या हुआ, 6 ईयर हो गए यहाँ पे, ठीक है, 6 ईयर तक रखने पड़ेंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर pertaining to such accounts and records and shall be kept at every आगे यहाँ पे बोला गया एवरी रिलेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस मेंटेन इन द मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी रजिस्ट्रेशन में एड्रेस में एड्रेस मेंशन है रजिस्ट्रेशन में वहां पे उसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि वो 72 मंथ कब से काउंट किए जाएंगे। तो 72 मंथ जो है ड्यू डेट जो होती है, ड्यू डेट एनुअल रिटर्न की, ड्यू डेट एनुअल रिटर्न की जो होती है ना, उसके ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न प्लस 72 मंथ, ठीक है, वहां से 72 मंथ रखे जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें 21-22 फाइनेंशियल ईयर का, तो इसका एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी वो क्या होगी बताइए, 31 दिसंबर 22 होगी, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2022 से 72 मंथ तक आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा इसको, राइट, ये वाली बात यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। आगे अब यहाँ पे दोस्तों जो मेन पॉइंट था, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को कब तक मेंटेन करके प्रिजर्व करके रखना है, तो वहां पे 72 मंथ की बात हो गई। कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो हमने ऊपर डिस्कस कर दिया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं, तो यस, द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इतना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है कि उसको फिजिकल फॉर्म में रखना पॉसिबल नहीं हो पाता। दिस इज द रीजन बिहाइंड कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप ऑफ recording such manner that in the event of the destruction of such record due to accident or natural cause the information can be restored within a reasonable period of time। यहाँ पे बताया गया भैया अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए तो आप उसका प्रॉपर स्टोरेज करके रखिए, उसका जो है इस तरीके से स्टोर करके रखिए ताकि जरूरत पड़ने पे, किसी नेचुरल डिजास्टर के केस में जरूरत पड़ने पे उसकी रिकवरी की जा सके, वो डेटा रिट्रीव हो सके। आगे बोला गया है प्रोड्यूस ऑन डिमांड कि जब भी आपसे कोई रिकॉर्ड मांगा जाए आप तुरंत प्रोड्यूस करेंगे। द रेलेवेंट रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स ड्यूली ऑथेंटिकेटेड इन हार्ड कॉपी और इन एनी इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट, कि जब आपसे डिमांड किया जाए तो चाहे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जैसा भी अवेलेबल हो आप उसे डिपार्टमेंट को शो करें। आगे बताया गया है वेयर द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन ही शैल ऑन डिमांड provide the detail of such files, password of such files and the explanation for codes used where necessary for access and any other information which is required for such access along with a sample copy in print form of the information stored in such files। तो गाइज यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिकली आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, वो डिमांड पे आप प्रोवाइड करें, उससे रिलेटेड जो भी पासवर्ड हो फाइलों की वो सारा आप प्रोवाइड करेंगे डिपार्टमेंट को, राइट। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर आप मेंटेन करते हैं तो उस केस में आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइज ये इतनी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि शॉर्ट में हम चले हैं, बहुत डिटेल नहीं चले हैं, लेकिन
मेरे विचार से आपको इस बात का आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट एक रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने होते हैं। तो ये सारा आप ध्यान पूर्वक इन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करिए, क्योंकि अब समय ऐसा चल रहा है, करीब 5 साल जो है जीएसटी इफेक्ट में आए हुए बीत चुके हैं। तो अब डिपार्टमेंट जो है काफी एक्टिव है, काफी एक्शन में है, और जगह जगह पे वो जो है स्क्रूटनी, तो उनका जो इंटरनल डिपार्टमेंट में इंटरनली वो जो है रिटर्न्स की, जो आप रिटर्न फाइल करते हैं उसकी स्क्रूटनी तो करते ही रहते हैं। और ये अब ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है जीएसटी डिपार्टमेंट का। Therefore, you should maintain all the books of account, requisite books of account, जैसा कि स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 35 में, उस तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करिए। और यहाँ पे क्या है कि रिकॉर्ड्स को ना मेंटेन करना भी अपने आप में एक नॉन कॉम्प्लायंस है, और नॉन कॉम्प्लायंस के केस में यू विल बी लायबल फॉर पेनल्टी, और यहाँ पे पेनल्टी का भी प्रोविजन किया गया है। तो गाइज बस यहीं पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपके लिए ये कितनी रेलेवेंट रही। और गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है यहाँ पे सप्लाई कॉन्सेप्ट के ऊपर और जीएसटी में जो वेरियस टाइप की पेनल्टीज इंपोज होती हैं उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। अगर आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।